हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। आज कोई टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, आज अपन सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस पे। जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है, जैसे कि मोल कंसेप्ट में मैंने आपको कई सारे कंसेप्ट बता चुका हूं। मोल कंसेप्ट के अंदर अपन को 3 कंसेप्ट देखने को मिले थे, तो आज बेसिकली उसी पे देखने वाले हैं क्वेश्चंस। क्या देखने वाले हैं सर? क्वेश्चंस। और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? क्योंकि बात यह है सर, बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए, उसके बाद क्वेश्चंस करवा रहे हैं या नहीं भी करवा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर एक टॉपिक हुआ है और उस टॉपिक के बाद ही क्वेश्चंस हुए हैं, तो भाई वो दोनों का काम हो गया ना, दोनों की लिंक बन गई, आपका काम खत्म, फिर अलग। फिर आप दूसरा टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए, फिर उसका काम हो गया, फिर उसको हटाइए अलग। तो क्या रहता है, इसी मैनर में आपकी कॉपी में भी जमा हुआ होता है। जब आप रिवाइज करते हैं तो पहले टॉपिक फिर क्वेश्चंस, फिर टॉपिक फिर क्वेश्चंस, फिर टॉपिक फिर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से करने के लिए, इसीलिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। किस पे बेस्ड है? मोल कंसेप्ट पे। मोल और उसके अनमोल रतन, उन पे बेस्ड है। आज वो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस होने वाले। और जहां तक मेरे को लग रहा है कि मैंने वहां पर जब आपको कंसेप्ट समझाया था, तो उसी के बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, और वो आपने किए भी होंगे और आपने कमेंट सेक्शन में डाले भी होंगे, जो मैं चेक कर लूंगा। दूसरी बात, अगर आपने वो किए होंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज जब मैं यहां पर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप लोग मुझसे आगे चलेंगे, क्योंकि अगर पढ़ा है तो आगे चलना पड़ेगा। और मुझे कैसे पता आपका आंसर आया है? मुझे तो एक ही तरीका है आपके आंसर पता करने का, कि आपके कमेंट सेक्शन में आप आंसर मेरे कराने से पहले डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। गलत आए चलेगा सर, लेकिन करिए। अगर आप बैठे रहोगे सर कराएंगे फिर हम टीप लेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। आप उसमें एफर्ट तो डालिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, लेकिन आप अपना एफर्ट तो डालिए। अगर आप अपना एफर्ट डाल देंगे और फिर उसके बाद अगर गलत भी आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी प्रैक्टिस ही हुई है। आज गलत आया है, 2 क्वेश्चन बाद सही आएगा, फिर 3 क्वेश्चन बाद सही आएगा, फिर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे भरोसे बैठोगे कि सर करा दे और हमसे पेस्ट कर लेंगे, तो नहीं होने वाला। कोई भी कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करा दे, आपसे नहीं बनेगा जब तक आप इनपुट ना डालें। तो इसीलिए मेरा बस पॉइंट यह है कि मेरे कराने से पहले आप लोग ट्राई करें। और अगर कोई नया तरीके का क्वेश्चन है तो फिर मैं तो कराऊंगा ही, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेसिकली सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तो मैं आपको यह भी है कि कुछ एनसीईआरटी के भी करा रहा हूं, कुछ बाहर के भी करा रहा हूं, कुछ अदर बुक्स के भी करा रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस देखेंगे अपन। अभी थोड़े थोड़े देख रहे हैं, जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्योंकि सर एनसीईआरटी से अच्छी बुक नहीं है। चाहे आप 11th की बात करो, चाहे 12th की बात करो, चाहे जेई की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चारों में ये बुक तो लगनी ही लगनी है। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और उसके क्वेश्चंस का भी लोहा माना जाता है, इसलिए उसका हर एक क्वेश्चन करना है अपन को। सब जगह नहीं होता, लेकिन यहां मैं और मेरे साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स पे हर एक क्वेश्चन करेंगे, तब और मजा आएगा। लेकिन अभी बीच बीच में इसलिए क्योंकि कंसेप्ट की क्लियरिटी किससे आएगी? क्वेश्चन से आएगी, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है? इसीलिए एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लेके आया हूं। फिर आगे जाके जब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक आएगा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसके क्वेश्चंस के लिए भी मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगा। तो क्वेश्चंस के सेशन आएंगे बीच बीच में, और लास्ट में जब अपना पूरा खत्म हो जाएगा तब तो पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन मेरे साथ, आपके साथ बोर्ड पे मिलने वाले। लेकिन मजा तब आएगा जब आप मुझसे पहले सॉल्व करो, ठीक है? तो चालू करें अपना मजेदार सेशन के बारे में। चलिए तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखते हुए। चलिए पेन और आप अपनी कॉपी थोड़ा तेजी में रखेंगे, फटाफट क्वेश्चन लिखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन तो आसान भी है, पहले थोड़ा आसानी से शुरुआत करेंगे तब तो ऊपर तक जा पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग के आंसर्स आ गए होंगे। मैंने पढ़ाया है, मुझे इतना भरोसा है कि इतनी देर में आप लोग के आंसर्स आ गए होंगे। तो अगर आंसर्स आ गए हो तो आप लोग जानते हो कैसे मेरे तक पहुंचाना है, कैसे मैं उसको चेक कर पाऊंगा, कैसे मैं उसको मैच कर पाऊंगा। तो इसीलिए चालू करिए फटाफट, जिनके आंसर्स आ गए हैं फटाफट लिखना चालू करिए कमेंट सेक्शन में, और मेरे साथ आ जाइए। जिनके नहीं आए हैं वो लोग एक बार ट्राई करेंगे। सर क्या निकालना है? मोलार मास। सर मोलार मास क्या होता है? तो हमने पढ़ा था 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास को मोलार मास कहा जाता था। बात हुई थी 1 मोल ऑफ एलिमेंट है तो मोलार मास, 1 मोल ऑफ कंपाउंड है तो
मोलार मास, उसको अपन क्या कहते थे, मोलार मास। तो बेसिकली उसने बोला है कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ फॉलोइंग H2O, CO2 और CH4। मोलार मास के दो नाम और थे, अगर मैं एलिमेंट के टर्म्स में बात करूं तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मैं कंपाउंड के टर्म्स में बात करूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आएंगे। H2O की बात हो रही है, हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का मोलार मास क्या होता है 16, तो टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। तो ये है मोलार मास ऑफ वाटर। अच्छा, अगर मैं एक मॉलिक्यूल का मास बताता तो फिर ये आता है 18U। क्या आता था 18U, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, जो एक मॉलिक्यूल का होता है। लेकिन यहां पर मैंने कितने का बोला है, 1 मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल, इसीलिए कितना आया है 18 ग्राम। तो फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का क्या है 18 ग्राम। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, क्या है सर CO2 है, तो इसका भी सबसे पहले मोलार मास ऑफ कार्बन कितना होता है सर, जल्दी बोलेंगे 12। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने हैं 2 हैं, तो 16 2 जा 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया सर 44 ग्राम। मैच करिए सब लोग, जिनने पहले कर लिया है, वाटर का 18 ग्राम, CO2 का 44 ग्राम। मैच करिए जल्दी जल्दी, थर्ड वाले पे आ जाइए। अब जिनसे ये दोनों बन गए, जिनको मेरे तरीके से समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो वो थर्ड वाले पे जाए जल्दी, मुझसे पहले थर्ड वाले का आंसर लिखेंगे, और बाकी जो लोग का हो गया है वो तो बहुत बढ़िया। चलिए CH4 पे आते हैं, कार्बन का जल्दी बताइए क्या लिखा था 12, हाइड्रोजन का कितना लिखा था 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो टोटल कितना हो गया 12 प्लस 4 16 ग्राम। तीनों आंसर्स आपके बोर्ड पे, पहला आंसर 18 ग्राम, दूसरा आंसर 44 ग्राम, और तीसरा आंसर 16 ग्राम। फर्स्ट आंसर इज फॉर H2O, मोलार मास ऑफ H2O which is equal to 18 ग्राम, सेकेंड मोलार मास ऑफ CO2 which is equal to 44 ग्राम, और थर्ड मोलार मास ऑफ CH4, इट इज ऑल्सो नोन एज मीथेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। क्या होता है ये, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाऊंगा तब अपन इसके बारे में बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ये अपना। तो जब मैं इसकी बात करूं तो ये मीथेन, मीथेन का मोलार मास कितना है सर 16 ग्राम, कितना है 16 ग्राम। कोई दिक्कत यहां तक, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, फटाफट नोट डाउन करेंगे जल्दी, क्वेश्चन भी नोट डाउन करेंगे जल्दी, हो गया, बढ़े आगे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आप लोग की स्क्रीन पे, और वो है ये सेकंड क्वेश्चन आ गया सर। जल्दी क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंस्टॉल करिए अपनी मेमोरी में, कोशिश करिए उसको डिकोड करने की, कोशिश करिए कैसे उसको फॉरवर्ड करेंगे। जिनको समझ में आ रहा है वो आगे बढ़ जाइए दौड़ लगाते हुए, जो लोग कोशिश कर रहे हैं अभी भी करिए, बनेगा, नहीं तो फिर मैं तो करवाने ही वाला हूं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन बोले तो C2H6, कैलकुलेट द फॉलोइंग। उन्होंने बोला एक आपके पास 3 मोल दे दिया, क्या दे दिया इथेन, इसमें कैलकुलेट करिए। अच्छा सर क्या कैलकुलेट करना है, पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, उसके अंदर कार्बन एटम के कितने मोल्स होंगे, ठीक है ओके वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, ओके वेरी गुड, क्योंकि दोनों है इसके अंदर, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आ जाइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, मतलब उसके अंदर इथेन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो मैंने कहा ठीक है निकाल तो लेंगे, ऐसे कोई खतरनाक वाली बात तो नहीं है। कुछ लोग को तो समझ में आ गया होगा और कुछ लोग चालू भी कर चुके होंगे आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व करना। अब अपनी बारी, सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं पुरानी चीजें उस पे जाएंगे। एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन के पास आ जाओ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल सर, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन की बात कर रहा हूं, इथेन बोले तो C2H6 है ना, यही एक मॉलिक्यूल के नहीं है, ये ले लिया मैंने डब्बे के अंदर, क्या है ये एक मॉलिक्यूल किसका, इथेन का C2H6, ठीक है। अब मुझे बस इतनी सी बात क्लियर करो, इस एक मोल ऑफ इथेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन के एटम दिख रहे हैं। तो सर 2 दिख रहे हैं, बहुत इजी है, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन एटम है 2 कार्बन एटम। इतनी बात क्लियर है, इस लाइन में किसी को दिक्कत कि एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन के अंदर कितने कार्बन एटम पाए जा रहे हैं सर 2।
तो अगर मैं 2 मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो सर 4 हो जाएंगे ना। 2 मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे कार्बन एटम? 4। अगर मैं 3 मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो कितने कार्बन एटम हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। मतलब जितने मैं यहां बढ़ा रहा हूं उसका दुगना उधर बढ़ रहा है, यही हो रहा है ना। अगर मैंने यहां 1 लिया तो वहां 2 हो गया, यहां मैं 2 लूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। इधर मैं 3 लूंगा तो उधर कितना हो जाएगा? 6। मतलब दुगने रेट से बढ़ रहा है। अगर मैं यहां बोल दूं मैंने ले लिए Na मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल ले लिए बेटा? Na का मतलब याद है? हाँ सर याद है। Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, तो वैल्यू बता दो एवोगैड्रो की। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। मैंने कहा ओके। तो कितने मॉलिक्यूल ले लिए सर आपने? Na। तो सर उधर कितने बढ़ेंगे? सर डबल हो जाएंगे बस, और क्या होगा। तो यहां पर कार्बन के कितने एटम हो जाएंगे? 2Na कार्बन एटम। इतनी बात क्लियर है। अगर मैंने यहां पर Na मॉलिक्यूल ले लिए, किसके ले लिए? लिख भी देता हूं, ऑफ इथेन, तो वहां पर कितने हो जाएंगे? 2Na ऑफ कार्बन एटम। ठीक है कि इसके अंदर कार्बन एटम कितने पाए जाएंगे? 2Na। अच्छा, अब अगर आप जानते हो तो Na को अपन 1 मोल कहते थे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब यहां लिखा है Na मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, दैट मींस ये भी तो बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ इथेन, बोल सकते हैं ना। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। तो मैं यहां लिख सकता हूं ना 1 मोल, किसको? Na को 1 मोल लिख सकता हूं, 1 मोल ऑफ इथेन। क्या लिखा मैंने यहां पर? 1 मोल ऑफ इथेन। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं? Na को क्या लिख सकता हूं? मोल। तो यहां कितने हो जाएंगे? 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। लीजिए आंसर आ गया है, यही क्वेश्चन था। आइए जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, किसमें पूछा है सर? इसने तो पूछा है 3 मोल में। कितने में पूछा है? 3। आपने किसमें निकाला कि 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर 2 मोल ऑफ कार्बन एटम आते हैं। कितने मोल आते हैं? 2। तो आपसे कितने में पूछा था? 3 में। तो सर दोनों में 3 का इंटू कर दीजिए ना। तो यहां पर अगर हो जाएगा 3 मोल ऑफ इथेन, तो इधर भी इंटू कर दीजिए, 3 2 6, तो 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। मतलब पहला वाला जो आंसर है वो आंसर कितना है अपना? 6 मोल। समझ में आया क्या किया अपन ने पहले 1 मॉलिक्यूल लिया और मैंने चेक किया कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम है। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम आए? 2। तो मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4। 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 6। 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 10। मैंने कहा मतलब 2 के रेट से बढ़ रहा है। तो मैंने कहा यहां पर मैंने ले लिया Na मॉलिक्यूल्स। कितने ले लिए? Na। तो अब कार्बन एटम कितने होंगे? तो वो हो जाएंगे 2Na। कितने हो जाएंगे? 2Na। और Na मींस 1 मोल। तो 1 मोल अगर मैं इथेन ले रहा हूं तो उसके कितने कार्बन एटम पाए जा रहे हैं उसके अंदर? 2 मोल। तो 1 मोल ऑफ इथेन पे 2 मोल ऑफ कार्बन एटम मिल रहे हैं। तो उसने कितने में पूछा था? 3 में। तो अगर 1 मोल में 2 है तो 3 मोल में कितने होंगे? 6 होंगे। चल देखिए ना, 6 मोल आंसर आ गया। कितना सिंपल था। अच्छा, किस किस का आंसर आया था वो तो मैं देख ही लूंगा कमेंट में, किस किस का आया था। देखता हूं किस किस का आता है। अच्छा चलिए, जिसका नहीं आया था अब तो सेकंड वाला कर सकते हैं मुझसे पहले। जल्दी फटाफट करेंगे, जल्दी तेजी में। मुझसे पहले सॉल्व करना है, मैं आप करना जा रहा हूं। आप क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब 3 मोल ऑफ इथेन में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? ये तो और आसान हो गया। जल्दी आइए फटाफट पीछे। अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कार्बन वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए आ जाओ जल्दी, पीछे पीछे आ जाइए जल्दी। पीछे पीछे नहीं, आगे आगे। जिसका भी आंसर आ गया फटाफट लिखिए वहां पे। चलो अब चलते हैं, अब यहीं पर आ जाओ। 1 मोल ऑफ इथेन में आपको कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं? सर दिख रहे हैं ना हमको, 6 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं सर? 6 हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर 1 मॉलिक्यूल में 6 है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 12। 3 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 18। 4 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 24। 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 30। मतलब किस रेट से बढ़ रहा है? 6 टाइम। वहां पर कितने टाइम बढ़ रहा था? 2 टाइम। यहां पर कितने टाइम बढ़ रहा है? 6 टाइम। तो ओके, तो मैंने कहा फिर आप चेक कर लो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे। किसमें चेक करना है? Na मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो भैया कितने गुना बढ़ रहा है? 6 टाइम्स। कितने टाइम? 6 टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 Na हाइड्रोजन एटम। कितने टाइम्स बढ़ गया? 6 टाइम। अब मैंने कहा Na को क्या लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। 1 मोल। तो ये हो गया 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर
यहां पर भी मोल लिखाएंगे, लेकिन कितने मोल हो जाएंगे, Na को बस मोल लिख दो तो ये हो जाएगा 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम के मोल पाए जाते हैं, 6 मोल। आपको कितने में निकालना है सर, 3 मोल में। अगर 3 मोल में निकालना है तो जैसे ही आप लिखोगे 3 मोल ऑफ C2H6 तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, और जो कि कितने आएगा 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कितने आ गए, 3 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम के मोल पाए जाएंगे, 18 मोल। कितने पाए जाएंगे सर, 18 मोल। तो लीजिए सेकंड वाला आंसर भी आपके पास आ गया है। कितना आया है सर, इसका आंसर यहां लिख रहा हूं, ये सेकंड वाले का है, ठीक है। कितना है सर, 18 मोल। फर्स्ट वाले का आंसर कितना था, 6 मोल। सेकंड वाले का कितना है, 18 मोल। अब बात करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन। अच्छा, किस किस का 18 मोल आ गया था, पक्का ईमानदारी से बताना, वो तो मिल ही जाएगा किस किस का आया किस किस का नहीं आया। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं, जल्दी थोड़ा तेज काम करिए भैया, दिखाइए फुर्ती। थर्ड वाला पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। हो गया, चलिए थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। क्या बोला उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, मतलब इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। कितने इथेन की बात कर रहा है, वो कह रहा है 3 मोल ऑफ इथेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान है, हटा दूं इसको मैं। चलिए कर रहे हो ना साथ साथ, पक्का जल्दी करिए, मुझसे पहले आंसर चाहिए। चलो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखने जा रहा हूं, देखना जरा आप लोग। कहोगे सर आप भी इरेजर से लिख रहे हो, मैंने कहा नहीं भाई रुक जा। 1 मोल ऑफ इथेन C2H6, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे इथेन के, तो सर हम जानते हैं ना। मैंने कहा बताओ कितने, तो उन्होंने कहा सर बहुत इजी है, 1 मोल के अंदर तो हम जानते हैं एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, तो वो हो जाएंगे Na। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके होंगे, ऑफ इथेन। मैंने कहा बात सही है, 1 मोल ऑफ इथेन के अंदर Na मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। Na मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगैड्रो नंबर। उसने कितने में पूछा है अपन से, 3 मोल में, तो बहुत सिंपल है। अगर 3 मोल ऑफ इथेन की बात कर रहा है तो 1 में Na है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 Na हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब कोई बोल रहा है सर 3 Na को थोड़ा सा अच्छे से बता दो, तो 3 Na मतलब 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। और मेरे हिसाब से अब आप ये कैलकुलेट तो कर ही लोगे, बिल्कुल इजी है, करिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, और आगे कितना हो जाएगा 18। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। फिर आपने मेरे साथ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस पढ़ा था, तो आप इस पॉइंट को पीछे ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा 1.8066, और 10 की पावर बताइए कितना होगा, 24 की 22, 24 होगा। जब भी पॉइंट पीछे आता है तो पावर कैसी होती है, प्लस। ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, जब अपन पढ़ रहे थे क्या, साइंटिफिक नोटेशंस और साइंटिफिक फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह जब देख रहे थे, तब अपन ने ये चीजें देखी थी। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बिल्कुल सिंपल वाली बात है। पहले वाले का आंसर कितना आया, 6 मोल। सेकेंड वाले का आंसर कितना आया, 18 मोल। थर्ड वाले का कितना आया, 3 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ऐसा कोई जिसके तीनों आंसर्स मुझसे पहले आ गए थे, तो बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, कौन ऐसा कोई तो चैंपियन आदमी होगा जिसके पहले ही तीनों क्वेश्चंस हो गए होंगे। चलिए ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसका गलत भी आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेकंड गलत आया थर्ड सही आएगा, थर्ड गलत आएगा फोर्थ सही आएगा, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मुझसे आगे, अगर क्वेश्चन नया नहीं है तो मुझसे आगे हमेशा, क्योंकि आपको टॉपिक पढ़ाया था तब आपको प्रैक्टिस करवाई भी गई थी, और आज बस ये है कि मुझसे आगे चलना है आपको और सही चलना है। इतना टारगेट लेके चलिए, मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्लियर है, ये फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटाता हूं जल्दी। हो गया, चलिए तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन, स्टार्ट। ये लीजिए, ये क्या आ गया सर,
कुछ खतरनाक वर्ड दिख रहे हैं। मैंने कहा पढ़ो तो पहले अच्छे से पढ़ो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। ये नहीं कि पहली लाइन में कुछ खतरनाक वर्ड दिख जाते हैं बस तुम क्वेश्चन छोड़ देते हो, नहीं, पहले ढंग से पढ़ो पूरा। मैं पढ़ूं, जिनको समझ में आगे आगे बढ़ जाइए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O आर, एमसीक्यूज है भाई ये तो, कह रहा है 3Na 30Na 24Na नन ऑफ दीज, ठीक है। इनको भूल जाइए, इनको अभी डिस्कस नहीं करना है। कब तक नहीं देखना है इनको, जब तक हम क्वेश्चन खत्म ना कर ले, ठीक है। आ जाओ, इसमें बात सर न्यूट्रॉन की करिए, तो मैंने कहा ठीक है न्यूट्रॉन भी देख लेंगे क्या होता है। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, थोड़ा सा एक एटम में एक रफली डायग्राम बना के देख लेते हैं। सर एटम के अंदर यहां पर अपना न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड अपने होते हैं शेल्स, क्या होते हैं, शेल्स। मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो इसके बाद वाला चैप्टर उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम मक्खन की तरह देखने वाले, टकाटक, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। ये उसके अराउंड क्या हो गए, शेल्स हो गए। इन्हीं में अपने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स। कई सारी थ्योरीज आई थी, उनने यही कहा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती है सर, बताइए जरा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब जो न्यूट्रॉन्स होता है बेसिकली किसके अंदर होता है सर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस। और इसी के इक्वल्स टू में अपना आता है एटॉमिक मास। क्या आता है अपना, एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही मिलके बनते हैं अपने एटॉमिक मासेस। क्या होते हैं अपने एटॉमिक मासेस। और जो अपना एटॉमिक नंबर होता है, कौन होता है अपना एटॉमिक नंबर, वो हमेशा होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अच्छा फिर आप लोग बोल रहे होंगे सर नहीं हमने तो ये पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है। मैंने कहा डेफिनेटली होता है, लेकिन क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, तो वो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर को सिग्निफाई नहीं कर पाते। तो आप हमेशा मानिएगा एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर अगर आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। लेकिन बस याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होना चाहिए, ना उसने किसी से लिया हो ना किसी को दिया हो। उस टाइम पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, एक कहीं कोने पे भी ऊपर मार्जिन्स वगैरह में छोटा सा लिख लो, छोटा सा बना लो, जल्दी करो। हो गया, ठीक है, हटाऊं, ठीक है। अब सर ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैंने कहा उसने बोला है 54 ml ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो निकाल के बताना है। मैंने कहा निकाल देंगे सर, डरते तो हम है नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर, किसके अंदर बेटा, सारी कहानी एक मॉलिक्यूल से चालू होती है। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं ये पता कर लो। मैंने कहा सर बात तो एक नंबर कह रहे हो आप, है ना, बात तो आप एक नंबर कह रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा जरा पकड़ के लाओ, किसको, वाटर के एक मॉलिक्यूल को। कुछ ऐसा ही होता है वाटर का मॉलिक्यूल, देखो यही है ना, एक मॉलिक्यूल एक डब्बे में ले आया मैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जरा ये बताओ हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहीं से आवाज आ रही है एक, कहीं से आवाज आ रही है दो, कहीं से आवाज आ रही है 0। मैंने कहा यार सही बात है, और मैंने आवाज लगाई 0 होता है। अब आप लोग कहोगे हैं कैसे सर, न्यूट्रॉन ही नहीं है भाई के पास। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। अब आप समझिए ना, इस चीज को सोचिए, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, मतलब उसके पास प्रोटॉन कितने हो गए, 1 हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए सर, 1 हो गए। अब उसका मास नंबर भी 1 है। अगर मास नंबर भी क्या है, 1 है, और मास नंबर किस किस का सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 था, मास नंबर भी 1 आया, तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन कितना होगा सर, इसका न्यूट्रॉन होता है 0। ये याद रखिएगा, आपके पास एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0। कितने होते हैं, 0। मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मैं किसी आयन की बात नहीं कर रहा हूं। तो इतना हमेशा याद रखना कि एक ही एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन, जो कैसा होता है, जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे आओ। ठीक है, अब देखो, कहोगे सर पेन ही चेंज करते रहते हो आप बार बार। मैंने कहा हाँ, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे भैया,
जीरो, n के ऊपर जीरो लगा लिया मतलब जीरो। इसके ऊपर भी कितना, अब हाइड्रोजन ही है भाई, ये थोड़ी कि इसके पास 1 हो जाएगा, जीरो मतलब जीरो होता है। अच्छा अब ऑक्सीजन के पास आओ सर, ये जीरो नहीं होगा। थोड़ा ऑक्सीजन का केस पकड़े तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है 16। कितना होता है 16। अब आप देख रहे हो ये एटॉमिक क्या है, नंबर है, दैट मींस ये किसकी गिनती हो गई, प्रोटॉन की हो गई। और ये क्या है, मास नंबर है, मास में दो चीजें होती है, क्या क्या बताया मैंने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन आपके 8 हैं तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 8, तभी तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। मतलब सर ये बात कंफर्म हो गई कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। कितने होते हैं 8। अब प्लस करो तीनों को। हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन बताओ कितने हैं 0, 0 + 8 + 0 कितना आएगा 8। मतलब बात क्लियर हुई कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं सर 8। कितने पाए जाते हैं 8। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, मेरे को नहीं लगता इसमें अभी भी आपको कोई डाउट होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो एक डब्बे में पैक है H2O, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है 8 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है 8। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, अब मजा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ जरा कैसे मजा आने वाला है। आपको क्या दिया हुआ है यहां पे, आपको दिया हुआ है 54 ml ऑफ वाटर, आपको वॉल्यूम दे दिया है। क्या दे दिया सर आपको, वॉल्यूम दे दिया। कितना वॉल्यूम दे दिया है सर आपको 54 ml। अब अगर मान लो ये तो वॉल्यूम किसका दे दिया वाटर का, कितना दे दिया 54 ml, और मुझे अगर मास निकालना है तो सर लेकिन मास कैसे निकाल लोगे आप वॉल्यूम के चलते। तो फिर कोई एक स्टूडेंट मेरे को चिल्ला के बोलता है नहीं सर निकाल सकते, एक अपने पास रिलेशन है। मैंने कहा कौन सा रिलेशन है बताओ। उसने कहा सर डेंसिटी। उसने क्या बोला डेंसिटी, क्योंकि सर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा बहुत शानदार बेटा, एकदम सही रिलेशन लाया। लेकिन सर फिर क्वेश्चन आता है डेंसिटी तो दी नहीं है। तो सर हम लोग को याद है अगर आपके पास प्योर वाटर है, कैसा वाटर है प्योर एकदम, तो उसकी डेंसिटी होती है कितनी होती है, जरा कोई बताना चाहेगा जल्दी, कोई भी। डेंसिटी होती है उसकी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सॉरी कितनी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो याद करना भी आसान है, एक ही तो है। क्या है एक ही तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके सर अब निकाल लेंगे हम मास, क्योंकि वॉल्यूम हमें आपने दे दिया, डेंसिटी हमें दे दी है। मास फट से निकालो जरा कितना आ रहा है सर। आ गया मास, कितना आया 54 ग्राम। कितना आ गया 54 ग्राम। कैसे आया 54, क्योंकि सर डेंसिटी 1 थी, 1 से इंटू करने पे तो 54 आएगा। मैंने कहा बहुत शानदार, एकदम सही काम किया है आप लोगों ने। मैंने कहा ओके चलिए। तो सर थोड़ा मैं राइट साइड से कुछ चीजें हटा रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ये वाली, क्योंकि वो लिख लिया है, वो फाइनल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से, जल्दी आओ, क्वेश्चन को खत्म करने जा रहे हैं। अब आ जाओ। सर पता चल गया मास कितना है 54 ग्राम, तो मैंने कहा मोल्स निकाल लो। क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो। आ जाओ मोल्स निकालते हैं जरा, क्या होते हैं मोल्स, मतलब आप जानते हो ना, मोल्स का फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने आपको। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, मोल और मास का रिलेशन। जल्दी बताओ सर, आप तो बस ये बता दो कितना आ रहा है आपके पास। गिवन वेट गिवन मास दोनों लिख सकते हैं, और यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, मोलार वेट या फिर मोलार मास दोनों लिख सकते हैं। आ जाओ, गिवन वेट कितना है सर 54 ग्राम, बहुत शानदार। सर मोलार मास कितना होता है वाटर का, मैंने कहा यार नहीं यार अब नहीं बताऊंगा भाई, बहुत बार बता चुका हूं। मोलार मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है। कितने टाइम्स में जा रहा है, मतलब सर आपको ये जो वॉल्यूम दिया था, इस वॉल्यूम के अंदर आपका वाटर कितना प्रेजेंट है 3 मोल। कितना प्रेजेंट है सर 3 मोल। अब आपको यही पता लगाना है 3 मोल के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। 3 मोल के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। मैंने कहा निकल जाएगा। आ जाओ, अपन ने पढ़ा है 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जल्दी आओ। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने पाए जाते हैं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर आपके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब समझते हो ना, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं। ठीक है, एक काम करना है, इतना लिखना, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा रब करूंगा। ठीक है, फटाफट इतना नोट डाउन करिए जल्दी। ठीक है, तो आपने इतना कर लिया नोट डाउन, क्योंकि थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मेरे को। क्या हटाना पड़ेगा, मैं इधर का हटा देता हूं, ये कोई काम का नहीं है। अपन ने मास निकाल लिया 54 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाओ,
चलिए, अब अपन ने क्या देखा सर कि एक मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? Na मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत पुरानी कहावत है। अपन को कितने में देखना है सर? यहां बताइए, अपन को ये देखना है 3 मोल में कितने होंगे। किसमें पूछा है? 3 मोल में, तो इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे ना। अगर 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 3 Na हो जाएंगे। मतलब यहां मैं लिख दूं 3 मोल्स ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे सर? 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस लाइन में कोई दिक्कत? अगर 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि सत्य है, जो कि फैक्ट है, तो 3 मोल में कितने पाए जाएंगे? 3 Na, जो भी सत्य है, जो भी क्या है? फैक्ट है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपने वो निकाल लिया कि 54 ml H2O में कितने मोल्स थे और उस कितने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, ये निकल गया। लेकिन सर क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान हो गया सर, एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स है? 8। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इंटू 8 कर दो। इंटू क्या कर दो? 8 कर दो। तो लिख लो यहां पर 3 Na मॉलिक्यूल्स में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इंटू करेंगे कितना? 8 इंटू 3 Na, और यहां से क्या निकल जाएगा अपना? काउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आया 8 क्यों कह रहा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 थे, तो 3 इंटू Na में कितने होंगे? मतलब ये हो गया अपना 3 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो इंटू 8 कर दिए। 3 8 कितना होता है? 24 Na। ये आ गए आपके इतने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर सर? 54 ml ऑफ H2O। ऑप्शन देख लो है क्या कुछ? ए तो नहीं है, बी तो नहीं, मिल गया 24 Na। देखिए मैच करिए। तो मुझसे पहले आया था किसी का? आ गया था? देखता हूं मैं अभी कमेंट में चेक करूंगा किसका आया था किसका नहीं आया था। ठीक है, तो ये वाले का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए, स्क्रीनशॉट तो आप लोग का हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए आ जाइए, दिखा, पढ़िए जरा क्वेश्चन जल्दी फटाफट। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ा? मैं पढ़ूं? ठीक है सर। कुछ भारी भरकम आप लोग बोलोगे कि सर नाम मिल गए। अ कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। सर नायलॉन क्या होता है? आप लोग ने सुना होगा, घर में सुना है कि नहीं सुना है? बहुत सारी चीजें यूज होती है नायलॉन की। नायलॉन क्या होता है? एक पॉलीमर होता है। क्या होता है सर? एक पॉलीमर। और ये कुछ मोनोमर से मिलके बनता है। क्या बनता है? कुछ मोनोमर से। मोनोमर इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे हमने पढ़ा था ना एलिमेंट एटम से बनता है, वैसे ही जस्ट लाइक ये है। ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो छोटे छोटे मोनोमर से बनता है। तो नायलॉन के 2 मोनोमर्स होते हैं, उनमें से एक मोनोमर को यहाँ यूज किया गया है। लेकिन आपको ये नहीं भी पता होगा नायलॉन क्या होता है, कौन सा मोनोमर, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। हम इसी क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ नायलॉन और विदाउट उसके मोनोमर के। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आ जाओ जरा। तो कंपाउंड यूज इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन को बनाने के लिए कंपाउंड का यूज किया जाता है जिसके अंदर कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है सर? 43.8% ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है? 43.8%। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर देखिए ना क्या लिखा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम पाए जाते हैं? 4। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक मॉलिक्यूल जो भी वो कंपाउंड होगा, मैं उसको अभी सिर्फ कंपाउंड लिख रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर 4 ऑक्सीजन के क्या है? एटम है। एक मॉलिक्यूल के अंदर। किसके अंदर सर? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4। मैंने कहा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। वो कंपाउंड का वेट क्या होगा वो निकाल के बताइए। हमने कहा ठीक है। कैसे निकालेंगे? किसी के दिमाग में कोई हिंट चल रही है क्या? कैसे सॉल्व करना चाहिए? कुछ तो, कुछ भी नहीं। क्या करा जा सकता है? कोई आंसर देगा? और आंसर तो वहीं देना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन है भी नहीं। चलिए, तो जिसको समझ में आ गया हो वो आगे बढ़ जाइए। लास्ट में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आता है और मेरे ऑप्शन से किसका ऑप्शन मैच करता है। प्रैक्टिस तो करिए सर, ऐसा नहीं है कि फिर से गलत आएगा सर इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो करिए, सोचिए तो क्या हो सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं। यह बात कंफर्म है कि एक मॉलिक्यूल कंपाउंड है। कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, सॉरी, कंपाउंड का
एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4। ये तो हमें यहीं से मिला। अब मान लो, लेट सपोज, क्योंकि सर आ गए मैथमेटिक्स पे लेट सपोज जो कंपाउंड है, क्या है बेटा? कंपाउंड, वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, लेट सपोज कंपाउंड का जो वेट है या मास है वो कितना है सर? 100 ग्राम। तो सर अगर 100 ग्राम प्रेजेंट है, 100 ग्राम कंपाउंड है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा? 43.8%। और किसी भी 100 ग्राम की 43.8% जब निकालूंगा तो वो भी तो इतना ही ग्राम आ जाएगा। मतलब इस 100 ग्राम के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? कितना हो जाएगा? 43.8 ग्राम। क्लियर है यहां तक बात की नहीं? पॉइंट समझो। अगर मैंने कंपाउंड को कितना मान लिया? 100 ग्राम, तो 100 का 43.8% कितना होगा सर? इतना ही तो होगा। मतलब 100 ग्राम के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 43.8 ग्राम। इतनी बात क्लियर है? अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखना जरा। 43.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने कंपाउंड में प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है। तो सर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने कंपाउंड में प्रेजेंट होगा? वही यूनिटरी मेथड। कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 43.8 ग्राम ऑफ कंपाउंड। मैंने कहा ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको कितने में निकालना है पता है? मैं लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 1 ग्राम हो गया। अब आपको निकालना है 4 × 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये कितने कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा वो निकालना है। ठीक है, ये कितने कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा आपको वो निकालना है। कहोगे सर आपने 1 ग्राम तक लिखा, वो तो क्लियर था कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इतने कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन आपने ये क्या किया? ये क्या करा आपने? 4 × 16 ग्राम। मैंने कहा सर आप पॉइंट सही से समझे नहीं है। उसने एक लाइन लिखी थी, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है? 4। ये देख रहे हैं? अगर एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, तो जब मैं 1 मोल की बात करूंगा तो उसमें भी कितने ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे? 4 मोल। 1 मोल ऑफ के में कितने होंगे? 4 मोल होंगे कि नहीं होंगे? पक्की बात है ना? 1 मोल के अंदर अगर आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, तो जब मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल उस कंपाउंड का लूंगा, उसमें कितने मोल ऑक्सीजन होंगे? 4 मोल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? और अगर आप मैं बोलूं 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलके कितने कंपाउंड में आएंगे, वही तो निकालने वाला हूं। तो वो भी 1 मोल कंपाउंड हो जाएगा, और 1 मोल कंपाउंड हो जाएगा तो वो उसका मोलार मास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 4 मोल का मतलब क्या होता है? 4 तो ले लिया, और मोल, 1 मोल का मास उसका मोलार मास नहीं होता क्या? होता है ना। और मोलार मास कितना है? 16 ग्राम। कितना है? 16 ग्राम। अगर एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। और वही तो मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? देखिए ना, वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। ये जो कंपाउंड का वेट होगा ये कितने का होगा? 1 मोल का। कितने का होगा? 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे? 4 मोल। तो देखिए ना, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना कंपाउंड आएगा वो यहां पर आने वाला है। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए इसको कंप्लीट करें फटाक से। इधर लिख रहा हूं 4 × 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो उधर पे इंटू हो जाएगा। होगा ना इंटू के नहीं होगा? ये और ये ग्राम ऑफ क्या आने वाला है? कंपाउंड आने वाला है। क्या आने वाला है? कंपाउंड। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, देखना थोड़ा सा रफली कैलकुलेशन करूंगा, मुझे नहीं पता कैसा, मैं सिर्फ थोड़ा सा रफली कैलकुलेशन से आंसर निकालूंगा। 4 को अगर इससे देखूं, अगर मैं इसको 44 मान लूं, तो 4 इसको कट करेगा 11 टाइम्स में, और 11 इस 100 को डिवाइड लगाएगा 11 9 99, तो लगभग 9 पॉइंट इधर आएगा। कितना आएगा? 9 पॉइंट समथिंग। और फिर ये 16 को इंटू करेंगे अपन किससे? 9 पॉइंट। यहां पर कुछ आएगा सर, इसलिए छोड़ रहा हूं। आई थिंक 16 9 से कितना होता है? 6 9 से कितना होता है? 9 6 54, 144 शायद। कितना होता है? 144। ये समथिंग के चलते 144 से प्लस आएगा, मतलब हो सकता है 145 आ जाए, 146 आ जाए, 147 आ जाए। चेक करिए जरा। 36 चांस ही नहीं है। 116 चांस ही नहीं, क्योंकि 144 से बड़ा आना है। 292 ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी चांस नहीं है। सर देखिए जरा लास्ट ऑप्शन,
146। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने तो रफली कैलकुलेशन किया, अभी तो कैलकुलेशन भी नहीं किया, तो ये लगभग कितना आना चाहिए? 146। कंसेप्ट क्या यूज किया था मैंने? कंसेप्ट ये यूज किया था, अगर वो कंपाउंड जो भी है, कंपाउंड का मुझे 1 मोल का मास निकालना है, जिसको अपन क्या कहेंगे? मोलार वेट कहेंगे। ये जो मास आया, ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड का मास आया है। ठीक है, उसने मुझे ये दिया था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन के एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो जब मैं यहां पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लूंगा, तो यहां पे भी तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे ना, कि नहीं आ जाएंगे? और ये 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर होंगे कि नहीं? तो मैंने यही तो लाइन लिखी है, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो भी वेट आएगा वो क्या वेट आएगा? 1 मोल ऑफ कंपाउंड का वेट आएगा। किसका वेट आएगा? 1 मोल ऑफ कंपाउंड का वेट। कनेक्टिविटी बनाइए सर, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये सब तगड़े क्वेश्चंस हैं। जब अपन आगे बात करेंगे या कभी आप सॉल्व करने उठाओगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ये तो मैं एक अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, जो नए नए पैटर्न है। आप देखिए ना, पिछले बार मैं न्यूट्रॉन्स का लाया था, है ना, और अभी इसके बाद एक और खतरनाक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो ये खतरनाक नहीं है, अगर आपने सारी चीज पढ़ी है तो पढ़ लेंगे। ये वो है जो एक अपने आप में तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो आपसे आसानी से बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चंस। और मैं आपको कह रहा हूं ना, इतने रद्दी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप टेंशन मत लो। पर जो जो करवा रहा हूं वो करो, और मुझसे तेज करो। और आंसर कहां करो? कमेंट सेक्शन में। जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर इसके बाद एक और तगड़ा क्वेश्चन, मजेदार। आ जाइए जल्दी, 1 मिनट नोट डाउन करेंगे, जल्दी आ जाओ। हो गया? तो आंसर कितना आया? 146। मैं चेक करूंगा किसका आया था 146 मुझसे पहले, चेक करने वाला हूं। ठीक है, ये मत सोचो कि बस बोल दिया मैंने, चेक करूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सर, ये क्वेश्चन और बढ़िया है। सिर्फ दिखता ही खतरनाक है कि क्या क्या बोल रहा है सर, इतनी खतरनाक चीज तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, इससे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है ना कि अभी आप कहोगे सर ये तो फर्जी क्वेश्चन था। जल्दी पढ़ो फटाफट क्वेश्चन, मैं पढ़ू। सपोज 2 एलिमेंट x एंड y combined to form 2 compounds xy2 x2y3। 2 एलिमेंट थे, उनको जब कंबाइन किया गया तो उनने 2 तरीके के कंपाउंड्स बनाए। कितने तरीके के कंपाउंड्स बनाए? 2। उठा लो जरा, क्या क्या उठाए इनने कंपाउंड्स। एक बनाया इनने xy2 और x2y3, ये कंपाउंड्स बनाए। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर और क्या किया इनने? फिर इनने बोला जो 2 कंपाउंड्स बनाए उसमें अपना जो xy2 है, क्या है अपना xy2, वो कितना दिया हुआ है? 0.05 मोल। हमने कहा ओके, देखो ना दिया है क्या नहीं दिया है। और 0.05 मोल का वजन कितना है? 5 ग्राम। बहुत कुछ दे दिया उसने। उसने कहा है 2 एलिमेंट थे, दोनों ने मिलकर 2 कंपाउंड्स बनाए, और एक कंपाउंड का मोल दिया था 0.05 मोल, और उसका वजन भी दे दिया। कितना दे दिया? 5 ग्राम। मतलब कि उसका पूरा टोटल मास जो होगा वो कितना होगा? 5 ग्राम होगा। अब दूसरे क्वेश्चन का भी कुछ दिया होगा, दूसरे कंपाउंड का भी कुछ दिया होगा, दिया है ना सर? देखिए ना, वाइल उसके मॉलिक्यूल दे दिए। कितने दे दिए? जल्दी पढ़ो। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। क्या दे दिया है? मॉलिक्यूल। और उसका वजन भी दे दिया। कितना दे दिया है? 85 ग्राम। क्या दे दिया सर? 85 ग्राम। अब बोला है आप ए और बी, सॉरी एक्स और वाई का मास बता दीजिए। क्या बता दीजिए? एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास ही मांग रहा। बहुत इजी है सर। सर इसमें अपन वैसा करेंगे, आपके वो मैथमेटिक्स में होती थी ना 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिससे फिर अपन एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन करके निकालते थे, बस वैसे ही करना है। तो सर वैसा करना है तो मैथ्स में क्यों नहीं गए, यहां क्यों ले आए? लेकिन उससे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के लिए क्या लगेगी? केमिस्ट्री। क्या लगेगी? केमिस्ट्री। अब वो केमिस्ट्री कैसे लगेगी वो देख लेते हैं। बहुत इजी केमिस्ट्री है। अब देखो, आओ जरा 1 मिनट में निकाल के देता हूं आपको। xy2 जो है कितने मोल है? अच्छा, जिसको समझ में आ रहा हो वो पहले चालू हो जाए। पहले तो कितने मोल है? 0.05 मोल 5 ग्राम में। मैं कह रहा हूं इसके 1 मोल का निकाल लो। किसका निकाल लो? 1 मोल। 1 मोल का अगर मास निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास। और मोलार मास से इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? मोलार मास से इक्वेशन। तो अपन को मोलार मास निकालना है। आ जाओ, देखिए क्या है। पहले फर्स्ट का केस ले रहे हैं। 0.05 मोल कितने ग्राम है? 5 ग्राम। अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड लगा दो ना सर।
5 डिवाइडेड बाय 0.05, यही होगा। ये दोनों पॉइंट अगर हटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 और नीचे क्या है 5 है, तो 5 से 5 गया, कितना आ गया 100 ग्राम। लीजिए सर, तो XY2 का मास तो मिल गया आपको, कितना मिल गया सर? XY2 का मास कितना मिल गया 100 ग्राम। कितना मिल गया सर? 100 ग्राम। पक्की बात है, इतना क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन करो, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा फिर यहीं पर ये सॉल्व करूंगा। जल्दी करो फटाक से। XY2 का मास कितना मिल गया अपना, यहां लिख रहा हूं मैं, XY2 का मास मिल गया मेरे को 100 ग्राम, और ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास है। अब ऐसे ही मैं किसका निकालने वाला हूं X2Y3 का, तभी मैं इक्वेशन बना पाऊंगा। जल्दी हटा दो इसको। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आ जाओ सेकंड वाले के लिए, जिसको समझ में आ गया हो जल्दी तेज बढ़ेंगे आगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है सर 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल मिलके कितना ग्राम है वो 85 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, ये एवोगैड्रो का आधा नहीं है? हाँ ना, चेक करो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगैड्रो का क्या नहीं है, आधा है क्या नहीं है? तो मैं कह रहा हूं दोनों साइड 2 का इंटू कर दो। अगर मैं इसको 2 से इंटू करूंगा तो ये कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? होगा क्या नहीं होगा? जैसे मैंने इसका इंटू 2 किया, जब इधर इंटू 2 किया तो इधर भी करेंगे सर, मैथमेटिक्स यही बोलता है। तो 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा 170 ग्राम। और आप जानते हो अगर इतने मॉलिक्यूल साथ में आ गए तो इसी को अपन क्या कहते हैं भाई, एक मोल। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जब इतने मॉलिक्यूल साथ में आ गए क्या कहते हैं, एक मोल। तो एक मोल का मास कितना आ गया 170 ग्राम, यही तो होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मिल गया अपन को किसका X2Y3 का, कितना आ गया 170 ग्राम। इतना क्लियर है क्या नहीं? कितना इजी था, अपन ही सोचो तो बस क्या दे दिया है, और उसने वैल्यूज भी ऐसी दी कि फटाफट इंटू होता चला गया। इतने मॉलिक्यूल का कितना दिया था 85, तो मैंने कहा इसका दुगना कर दो एवोगैड्रो बन जाएगा, और इसका भी दुगना करो 170 हो जाएगा। मतलब ये एवोगैड्रो के बराबर कितना मास है 170, और एवोगैड्रो को क्या कहते हैं एक मोल। मतलब एक मोल ऑफ X2Y3 का मास कितना हो गया 170 ग्राम, विच इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आ गया क्या नहीं आया? आप समझो, अब देखना कितना और बढ़िया मजेदार काम करने वाला, वो हटा रहा हूं मैं पूरा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी, उसका ले लिया। चलिए देखो कितना बढ़िया लिखने वाला हूं मैं। हाँ क्या हो गया, बीच बीच में पेन धोखा दे रहा है। ठीक है आ जाओ। अब क्या लिखा अपन ने, XY2 कितना है सर 100 ग्राम, और X2Y3 कितना है 170 ग्राम। क्लियर है यहां तक बात की नहीं है? अच्छा मान लो X के मास को अपन मान लेते हैं A, और Y के मास को यहां लिख रहा हूं मैं, X के मास को मान लेते हैं A ग्राम, और Y के मास को मान लेते हैं अपन B ग्राम। कितना मान लेते हैं B ग्राम। अब आप जानते हो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हैं तो क्या होता है, X की जगह क्या रखते हैं अपन A, प्लस Y की जगह मास कितना है B है, और कितने हैं 2 है, तो ये क्या हो जाता है 2B इक्वल्स टू 100। एक इक्वेशन बन गई। इसको ऐसे लिखते हैं ना, अगर इनका मास, जैसे याद करो H2O निकालते थे क्या करते थे 2 इंटू 1 प्लस 16, यही करते थे क्या नहीं? तो यहां भी तो ये होगा X का मास कितना है A, और Y का मास कितना है B, और कितने 2 है तो 2B। अब दूसरे की इक्वेशन बनाओ, ये कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2A प्लस कितने 3, और Y को क्या बोलते हैं B, तो 3B इक्वल्स टू 170। होगा क्या नहीं होगा? पक्की बात है ना, कंफर्म के नहीं? ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब करो जरा सॉल्व। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व, तो मुझे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म्स जब सेम होगा तभी एलिमिनेशन लगा पाऊंगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को कितने से इंटू कर दो 2 से, और पूरी इक्वेशन को करना, ये कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। क्या है मैथमेटिक्स का रूल, कि आप पूरी इक्वेशन को कितने से इंटू कर सकते हो 2 से। तो यहां पर क्या था 2 था, उस 2 को इंटू करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा 4, और यहां पे भी 2। अब जब ये 2 करूंगा तो 100 इंटू 2 भी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। बात समझ पाए? ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को अपन ने कितने से इंटू कर दिया 2 से। अब लगाओ, क्या लगाने वाले हैं, एलिमिनेशन। यहां माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, और यहां भी माइनस आएगा। आएगा क्या नहीं? ये तो गया 4B माइनस 3B कितना आ जाएगा B इक्वल्स टू 200 माइनस 170 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा सर 30। समझ में आया कि नहीं आया? तो B की वैल्यू कितनी आ गई 30। चेक करो जरा B की वैल्यू,
बी बोले तो किसका मास है, y का मास है, मतलब y की वैल्यू 30 है, y बाद में पूछा है, देखो x एंड y, 30 के दो ऑप्शन आ रहे हैं सर, ये लो ए और सी, मतलब अभी भी क्वेश्चन नहीं आया, ए निकालना था, गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, ये निकाल लेंगे। अब बी आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो आओ करते हैं, जरा करो यहां पर। क्या इक्वेशन है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 170 है क्या नहीं है? आ जाओ, b कितना है अपने पास, 30 है ना, तो 2a प्लस 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू 170। तो ये कितना हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 170 माइनस 90, करो जरा कितना आ रहा है, 80 आएगा क्या? हाँ 80 प्लस 90 कितना होता है, 170। ओके, अब 2 से डिवाइड लगाओ तो a कितना आ जाएगा, 40। तो a हो गया 40 और b हो गया 30। अब देखो 40 किस में था, ये देखो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टफ था क्या? नहीं, हमने बस कुछ नहीं किया, पहले इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल दिए। XY2 का 100 ग्राम आया था और X2Y3 का अपना कितना आया था, 170 ग्राम। और बस फिर मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला होता था उससे हमने इक्वेशन बना ली और इक्वेशन में ए और बी की सॉल्व करके हमने वैल्यूज निकाल ली। कितना इजी क्वेश्चन था। और फालतू आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसा वैसा फलाना डिमका, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी एक बार। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का, हो गया क्या नहीं? ठीक है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के पूछी थी और जिसको बहुत आसान तरीके से अपन ने क्या कर दिया, टकाटक कंप्लीट। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, लेके आए फिर से एक और मजेदार क्वेश्चन। चलिए, क्या है देखियो, कहोगे सर बहुत सारा डाटा दिख रहा है मैं ठीक है, ये है अपने आंसर्स। क्या ए बी सही होगा, क्या बी सी सही होगा, क्या सी डी सही होगा, क्या बी डी सही होगा, तो ये आंसर्स हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब भी निकाल देते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। आ जाओ, Which of the following pairs have the same number of atoms? वो ये बोल रहा है कि कौन से ऐसे दो पेयर मिलेंगे आपको जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे रहेंगे, सेम। कैसे रहेंगे सर, सेम। मैंने कहा ठीक है सर, देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझो जरा बात को, अगर सर दो लोगों के मोल्स सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। बात समझ पा रहे हैं? पहली कहानी तो क्या सेम है, मोल्स सेम होने चाहिए। अगर मोल सेम है तभी उनके मॉलिक्यूल सेम होंगे, तभी फिर आगे जाके एटम सेम हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अगर मोल ही सेम नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल और क्या सेम नहीं हो सकते, एटम। तो अपना पहला दिमाग चलना चाहिए, अपन इन दोनों के क्या निकालेंगे, मोल्स, और कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के मोल सेम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर तो सेम हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मान लो एक का 1 मोल आया, एक का 2 मोल आया, तो 1 मोल में एवोगैड्रो, 2 मोल में ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो, यहीं चेंज हो गए मॉलिक्यूल्स। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो वहां पर अपनी कहानी अलग सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करने वाले, मोल्स। क्या चेक करेंगे, मोल्स। आ जाओ, क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मोल्स का फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा यार, बार बार बता चुका हूं। हाँ सर, हम लोग बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लिखिए, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मैंने कहा थैंक यू सो मच। ऊपर आता है गिवन मास, नीचे आता है मोलार मास। तो O2 का मोलार मास बोल दीजिए जल्दी। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। कितने मोल्स आ गए सर, 0.5 मोल्स। ओके, चलिए सेकंड वाला क्या दिया है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आ जाओ, इसके भी निकालने हैं मोल्स। तो मोल्स क्या होता है सर, फिर से वही गिवन मास या फिर गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो ऊपर हो जाएगा गिवन 4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। कितने मोल्स आ गए सर, 2 मोल। क्या 2 मोल और आधा मोल सेम होता है, नहीं होता। नहीं होता तो ये आंसर भी अपना सेम नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, 16 ग्राम ऑफ O2। सर ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, कितना आया था 0.5 मोल। तो बस मेरे को दूसरा निकालना है। क्या निकालना है, 44 ग्राम ऑफ CO2। क्या निकालना है, 44 ग्राम ऑफ CO2। आ जाइए, तो मोल्स सर फॉर्मूला पता है आपको, गिवन वेट ऊपर, नीचे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट पता है CO2 का, पता तो होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा तो मैं निकाल के बता देता हूं। कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 इक्वल्स टू हो गया 44। चलिए, तो 44 यहां रखेंगे, 44 से 44 गया, कितना आ गया 1 मोल। तो 1 मोल और आधा मोल फिर से बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। मतलब 2 तो हो गए एलिमिनेट।
दो तो हो गए एलिमिनेट। और यहां पर देखो पेयर दो दो के बने, किसके पेयर बने, दो दो के। अगर दो एलिमिनेट हो गए तो दो आंसर होंगे, और सी और डी आंसर होगा कंफर्म है। ए भी तो अपना है ही नहीं, बी सी भी अपना है ही नहीं, बी डी भी अपना है ही नहीं, तो ये बात तो कंफर्म है कि आंसर नंबर कौन सा है, सी है। लेकिन प्रूफ भी तो कर लें, ऐसा थोड़ी कि सर दिमाग लगा के अपन ने निकाल दिया तो निकाल दिया, ऐसा नहीं लगाना है, क्लियर भी होना चाहिए सारी चीजें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं क्योंकि बाकियों में इनका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अपन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन सा चेक करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए, क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आओ कैसे निकालेंगे, मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन वेट। गिवन वेट कितना है सर, 28। और नाइट्रोजन का मास कितना होता है, कोई बोलेगा 14। वेरी गुड सर, 14 दो है तो 14 इंटू 2 कितना होता है, 28। वेरी गुड, कितने मोल्स आ गए, 1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आ जाइए। मोल क्या होता है, गिवन वेट। गिवन वेट कितना है, 32। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। दो ऑक्सीजन है, 16 टू सा कितना हो जाएगा, 32। सर कैंसिल, देखिए सर अब आया है मजा, दोनों के कितने मोल्स आ गए, 1 मोल। अब कहानी में ट्विस्ट है, क्या आ गए, दोनों के 1 मोल। सर अब कहानी आगे ले जानी पड़ेगी, मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है सर, तो उसके अंदर उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, नो डाउट। मैंने कहा ओके। अब आपके पास ये आ गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए दोनों के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए, मैच कर गए या नहीं कर गए। ये भी 1 मोल था, वो भी 1 मोल था। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर भी इतने ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल। मतलब ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एटम पे। तो सर एटम के लिए तो आप ये बताइए, एटम के लिए तो जैसे एटम क्या लिखूं मैं, N2 दिख रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2 एटम। कितने दिख रहे हैं आपको, 2 एटम। ऐसी सेम ऑक्सीजन का भी लेके आओ, O2। एक के अंदर कितने एटम है सर, 2 एटम। मतलब दोनों गैस डायटोमिक ही है। क्या है, दोनों गैस डायटोमिक, क्योंकि क्वेश्चन में तो एटम मांगा है सर। क्या मांगा है, एटम मांगा है। तो एटम के लिए अपन को ये काम करना पड़ेगा। मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है 1 मोल में, इसके भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं 1 मोल में। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम पाए जाते हैं, 2। तो इतने में कितने पाए जाएंगे, इंटू 2 कर दो। तो इसके रिजल्टेंट जो एटम्स आएंगे वो ये आएंगे, ये इसके रिजल्टेंट क्या हो गए, एटम्स हो गए। क्या हो गए सर, एटम्स। और इसके भी कितने आएंगे, उतने ही आएंगे, क्योंकि ये भी 2 है तो 2 से इंटू होगा। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2। दोनों में क्या है सर, मोल्स बराबर। मोल्स बराबर तो दोनों के मॉलिक्यूल भी बराबर। अब दिक्कत ये आ गई कि दोनों की दोनों डायटोमिक गैस, कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम इसके, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम उसके, तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर। कितना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन कैसा है, करेक्ट। अब डी को और चेक करने वाले, फटाफट नोट डाउन करो इसको जब तक मैं बढ़िया पेन चूज कर लेता हूं मेरा। हो गया, चलो हटा दूं। कोई लाया आंसर, प्रूफ हो गया। वैसे आना तो सी और डी है, ले तो आए होंगे। लास्ट वाला भी चेक कर लिया होगा किसी लोगों ने, कि नहीं कर लिया तो एक मैसेज डाल दो सर हमारा हो गया है, क्योंकि वो तो लास्ट में ही पता चलेगा। ऐसे बोलने से थोड़ी मानता हूं मैं तो देखूंगा वहां पर मेरे बताने से पहले आप लोग का मैसेज आया है क्या नहीं आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक नहीं करना है, लास्ट वाला अपन को चेक करना है। आ जाइए, क्या है अपना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, आ जाइए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास कितना है, 12। इसका कार्बन का मास 12 से 12 कैंसिल, कितना आ गया, 1 मोल। कितना इजी था। उधर आओ, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इधर भी मोल निकालो, क्या होता है, गिवन मास कितना है, 23। सोडियम का मास कितना होता है, 23 से 23 कैंसिल, कितना आ गया बेटा, 1 मोल।
अब दोनों के कितने आ गए, 1 मोल आ गए। और अगर ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों एलिमेंट है। एलिमेंट किससे बना होता है बेटा, जल्दी बताओ। हाँ सर आपने बताया था एलिमेंट तो एटम से बना होता है। दैट मींस 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर भी कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। दोनों के एटम्स बराबर हो गए, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन भी सही हो गया। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था, क्या टफ की बात थी। सिर्फ क्वेश्चन दिखता टफ है, मैंने आपको सब पढ़ाया सर। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, क्वेश्चन को देखो, स्टार्ट करो, आंसर आएगा ही आएगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जिसने भी ये 6 के 6 क्वेश्चंस मेरे साथ करे या मुझसे पहले आंसर निकाल लिए, उसको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत हो रही है, लिख के भेजिए क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहा है, उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर पीछे टीपने वाला काम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ट्राई करिए, गलत ही आएगा ना, और क्या होगा भाई। एक पेज फाड़ना ही पड़ेगा ना, एक पेज काटना ही पड़ेगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सीख तो जाओगे कि मैंने कुछ गलती करी थी, इस वजह से मेरा आंसर नहीं आया था। पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि अगर अभी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, प्रैक्टिस। फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, हटा दूं? चलिए, तो कौन सा आंसर है अपना, सी डी वाला, ये ऑप्शन सी वाला अपना राइट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। द हाइएस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इन चारों में से आपको कोई एक आंसर बताना है। और वो कहां बताना है, कहां बताना है, ऐसे बोल के नहीं, कमेंट सेक्शन में। किसमें, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप लोग को ये चीज बतानी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये एक होमवर्क के फॉर्म में दे दिया। बाकी के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा, करने में अच्छा भी लगा होगा। तो ऐसे अपन टॉपिक वाइज चीजें करने वाले हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक मैं आप दे रहा हूं उसके अपन क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो आगे भी जो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, उनके क्वेश्चन उसी के बाद, ठीक है। तो अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है और बाकायदा पढ़ रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको हर एक लेक्चर मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। और ये सब आप YouTube पे तो देख ही रहे हैं, वहां पे भी सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। वहां पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हर एक लेक्चर टाइम टू टाइम अपलोडेड है, तो वहां से भी अगर आप करेंगे तो वहां से भी आपको मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, हमारे मोबाइल ऐप से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और वहां से भी सारी चीजें देख सकते हैं। बाकी आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, मैग्नेट ब्रेन्स टॉपर्स, ये हमारे टॉपर्स हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है आप लोग के लिए। आपको पता ही होगा, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे तो मैं दिख ही रहा हूं आपको। इंग्लिश मीडियम पे हम लोग सीबीएसई, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड, इन सब के वीडियोस और सारे लेक्चर्स अवेलेबल कराते हैं। हिंदी मीडियम पे हम लोग सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, इन सबको भी अवेल करवा के रखा हुआ है, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए, मजेदार लेक्चर आने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, उससे क्वेश्चन पूछता ही है 11th में, ठीक है। तो बने रहिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।